आ गया अपना मेथड टू। सर मेथड टू हम लोगों को याद है, मेथड टू को हम लोग डेटर सिस्टम भी, वो मेथड टू को हम लोग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम बोलते हैं। मेथड टू में राइट साइड में हम लोग का मेथड टू है, ठीक है, ये वाला जो है ये मेथड टू। सर मेथड टू में 4 अकाउंट बनता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, नीचे और 2 अकाउंट है वो देख लेंगे। सर ब्रांच स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, ब्रांच से रिलेटेड जितना भी स्टॉक से रिलेटेड आइटम है वो सारा लिखना है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो आप गुड्स सेंड कीजिएगा ब्रांच को वो लिखिएगा, अगर ब्रांच कोई गुड्स रिटर्न करेगा तो वो यहाँ पे लिखिएगा, अगर वो गुड्स बेचे हैं, कैश सेल हुआ है तो कैश सेल लिखिएगा, और नीचे में क्रेडिट सेल लिखिएगा। क्रेडिट सेल को आप बाय ब्रांच डेटर करके लिखिएगा, और ब्रांच डेटर में उसका कॉरस्पॉन्डिंग टू ब्रांच स्टॉक करके एंट्री कीजिएगा। ये ब्रांच स्टॉक, वहाँ पे बाय ब्रांच डेटर, तो यहाँ पे टू ब्रांच स्टॉक होगा। सर इस ब्रांच स्टॉक का एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, उस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। सर ये तो या सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगा, इस तरफ आया तो शॉर्टेज, इस तरफ आया तो सरप्लस, ठीक है। सर और कुछ हो सकता है ब्रांच स्टॉक में एंट्री? हाँ सर, एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ होगा तो उसका एंट्री यहाँ पे हम लोग को करना होगा, कोई गुड्स पिलफर्ड होगा तो उसका एंट्री करना, किसी भी तरीका से स्टॉक माइनस होगा तो उसका एंट्री यहाँ पे होगा, किसी भी तरीका से स्टॉक प्लस होगा तो उसका एंट्री यहाँ पे होगा। सर बड़ा सिंपल लगा। ब्रांच स्टॉक में डेबिट साइड में स्टॉक प्लस हुआ तो एंट्री होगा, क्रेडिट साइड में स्टॉक माइनस हुआ तो एंट्री होगा। सर ब्रांच स्टॉक का जो बैलेंसिंग फिगर है वो बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक, शॉर्टेज हो गया, यहाँ पे आएगा शॉर्टेज, यहाँ पे आएगा सरप्लस। उसके बाद ब्रांच डेटर। सर ब्रांच डेटर का क्या काम है? सर ब्रांच डेटर का कुछ काम नहीं है, वो हमको क्रेडिट सेल निकालने में हेल्प करेगा। ओपनिंग क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिट क्लोजिंग, ओपनिंग डेटर लिखेंगे, क्लोजिंग डेटर लिखेंगे, डेटर से जो पैसा मिलेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, अगर डेटर नुकसान हो गया तो बैड डेट या डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे लिखेंगे। सर बेसिकली डेटर बढ़ेगा तो यहाँ पे लिखेंगे, डेटर घटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे। जब जब हम सेल करते हैं डेटर बढ़ जाता है, और जैसे ही डेटर पेमेंट कर देता है या बैड डेट हो जाता है या डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं तो डेटर घट जाता है। सर ये डेटर अकाउंट बनाने का हम लोग का मेन मकसद है क्रेडिट सेल निकालना। क्रेडिट सेल जैसे निकलेगा उसको हम लोग टू ब्रांच स्टॉक लिखेंगे, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बाय ब्रांच डेटर करके ऊपर में जैसा आप बताया वो कर देंगे। सर बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या करना है? सर ये स्टॉक एडजस्टमेंट में जितना भी लोडिंग अनलोडिंग है वो सारा हाँ लिखेंगे। भाई, अच्छा ठीक है सॉरी। सर ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट है, लोडिंग अनलोडिंग, वो सारा लिखेंगे। उसके बाद जो अल्टीमेटली मेरा ये बैलेंस आएगा उसको ब्रांच पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। सर ये जो बैलेंस आएगा ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये आप हमको लास्ट क्लास में बताए थे कि जो आप लोडिंग लिखते हैं ये एक्चुअली में इंटर, जो आप ब्रांच को प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं वो प्रॉफिट का एलिमेंट है। जैसे अभी अरफात हमसे पूछा सर 160% होगा, तो वो 60% जो कॉस्ट प्लस 60 था वो 60% हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जो हेड ऑफिस ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉफिट में, तो वो प्रॉफिट का एलिमेंट यहाँ पे लिखा। क्लोजिंग का प्रॉफिट का एलिमेंट माइनस किया, अगर कोई शॉर्टेज हुआ वो माइनस किया, अगर सर एबनॉर्मल लॉस होता तो वो भी माइनस करते हैं, गुड्स पिलफर्ड हो जाता तो वो भी माइनस करते हैं। सर एबनॉर्मल लॉस का 2 एंट्री होगा। हाँ सर, एक तो ऊपर में स्टॉक में और दूसरा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में, और अल्टीमेटली मेरा ब्रांच पीएल आ जाएगा। ब्रांच पीएल आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको नेट प्रॉफिट में निकालना है तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, और जितना भी खर्चा है कैश हो या नॉन कैश हो, पेटी कैश कैश वाला खर्चा है, डिप्रिसिएशन नॉन कैश, एक्सपेंसेस होगा, बैड डेट होगा, डिस्काउंट अलाउड हो, वो सारा खर्चा माइनस मेरा ब्रांच का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको ब्रांच पीएल बोलेंगे। ओके सर। सर अगर कोई क्वेश्चन में ब्रांच पीएल बनाने नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे? तो सारा खर्चा को ऊपर चार्ज करेंगे, क्योंकि ब्रांच पीएल नहीं बन रहा है तो ये जितना भी खर्चा है ये सारा खर्चा हम लोग यहीं पे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में करके, अब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, अब मेरा नेट प्रॉफिट यहीं पे आ जाएगा। तो ये एक नया चीज़ हम लोग को याद रखना है, जो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर एक बार फिर से बोल दीजिए क्या होगा? कभी कभी क्वेश्चन में ब्रांच पीएल अकाउंट नहीं बनाने बोलेगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेगा, तो जो जो खर्चा है वो सारा खर्चा हम लोग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ही चार्ज कर देंगे, और ये तब ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होकर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन 1 कराया था, क्वेश्चन 2 जहाँ तक हमको याद है होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन 2 होमवर्क दिया था, हमको नहीं लग रहा क्वेश्चन 2 में कुछ ऐसा है जो हम बताएंगे या कराएंगे, नीचे सोल्यूशन दिया हुआ था, जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे होंगे वो कर लिए होंगे। कुछ करेक्शन था क्या क्वेश्चन 2 में? सम्स में कुछ एरर वगैरह था क्या? जी हाँ, कहाँ भाई, हाँ। क्या एरर था? एक मिनट बता रहे हैं।
आपका जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, उसमें कुछ कुछ एंट्रीज मिसिंग है। एंट्रीज मिसिंग है सोल्यूशन में? हाँ। एक मिनट देख लेते हैं। सिक्सटी फोर 80 2,40,000 52 1,00,000 ठीक है 50 4,800 3,200 5,000 1,600 ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट में एंट्री मिसिंग है 5,000 जी भाई। 20,000 30,000 और यहाँ पे 16,000 मिसिंग नहीं है। क्या मिसिंग है? क्या एडजस्टमेंट मिसिंग होगा हम बता दे रहे हैं। वो एडजस्टमेंट ये में सब तो इस सोल्यूशन में क्या होगा हम बता दे रहे हैं। ये लोग क्या किया होगा तुम्हारा जो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच है ना लोडिंग, जी उसको एडजस्ट किया। तुम बताओ क्या मिसिंग है? वही तो आपका वो एक मिनट एक मिनट। हाँ, वही लोडिंग का ही मिसिंग है, जो रिटर्न्स जो है ना रिटर्न का उसी जो में। लोडिंग है ना, अगर तुम नीचे वर्किंग देखे होगे तो सेंड और रिटर्न दोनों का एडजस्ट करके कर दिया ये लोग। अच्छा अच्छा। जैसे और भाई मेरा लोडिंग यहाँ पे आना चाहिए ना रिटर्न का टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इस तरफ जी आना जी। चाहिए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और जो सेंड किया उसका बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग यहाँ पे आएगा। तो ये लोग यहाँ पे बाय में ही दोनों का एडजस्ट करके लिख दिया। तुम अगर नीचे एक बार वर्किंग देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये देखिए सर लोडिंग 3 नंबर ये वाला लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच नेट किया हुआ। क्या किया हुआ? नेट। सर भेजा था 2,00,000 रिटर्न हुआ 5,000 तो नेट कितना हो गया? नेट गुड्स सेंड टू ब्रांच 195। 195 का लोडिंग ये लोग 39 एक ही बार में निकाल दिया। सर ऐसा भी कर सकते हैं और हम लोग जैसा करते हैं वैसा भी कर सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं जैसा हम लोग करते हैं वैसा करें, उससे गलती नहीं होता। और बोलो। और बोलो। बाकी सब ठीक है शायद। ठीक। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करें। आज हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन 3 में कुछ नया नया चीज़ है जो सीखने को मिलेगा हम लोग को। एक एक करके स्टार्ट करें। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, एक मिनट। स्टार्ट करें क्वेश्चन 3। एक बार अटेंडेंस चेक करें। 3 3 6 3 9 1 10 बच्चे। चलो थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ। सर हम भी आ गए। सर डार्क लिमिटेड है। सर इस क्वेश्चन में खास बात क्या पहले वो बता दीजिए तो हम लोग उसी डेटा में फोकस करेंगे। सर एक नया चीज़ आया है ये गुड्स इन ट्रांजिट, और दूसरा आया है ये गुड्स पिलफर्ड, तीसरा आया स्टॉक लॉस ड्यू टू वेस्टेज। बाकी सब सेम है सर, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब देख लेते हैं। सोल्यूशन है, सोल्यूशन देखना मना है सर। सर ये कब आया था? सी यू बी कॉम ऑनर 2017 का क्वेश्चन है। बाकी आइटम पहले पढ़ लेते हैं। सर डाक लिमिटेड का हेड ऑफिस है दिल्ली में। वो अपना गुड्स भेजता है जयपुर वाले ब्रांच को। कितना में बेचता है सर? कॉस्ट प्लस 33 1/3%। कॉस्ट प्लस 33 1/3% मतलब क्या हो गया सर? 33.3। अदनान तुमको अपना म्यूट करना पड़ेगा। हम ही कर दिया। चलो 33 1/3% का लोडिंग है तो सर लोडिंग कैसे निकलेगा सर?
133 1/3% डिवाइडेड बाय 133 1/3, यही तो होना चाहिए। तो सर ये हो जाएगा 1/4, 33 1/3 डिवाइड बाय 133 1/3, 1/4 हो जाएगा। जिसको ये 1/4 नहीं समझ में आ रहा, अब हमसे पूछ लो। ठीक है, चलिए सर, सभी को समझ में आ गया 1/4। और जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है वो एक बार क्लास 5 या 6 का अपना फ्रैक्शन का बुक निकाल के देख सकते हैं। सर एक बार फिर भी आप बता दें, इनको भरोसा नहीं है ना बच्चा लोग का, शर्म का मारे भी बहुत कोई नहीं पूछता। सर 33 1/3 क्या हो जाएगा, 100/3, 33 1/3 100/3 हो जाएगा, ठीक है। और 133 1/3 कितना हो जाएगा, 400/3, ठीक है सर। सर इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू 400/3, सॉरी 100/3 इंटू, सर डिवाइड होता है तो 400/3 होगा, इंटू हो जाएगा तो 3/400 हो जाएगा, 3/400, 3 3 कट जाएगा, 100 1 द 100 और 100 4 द 400, तो 1/4 आ गया, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन। तो लोडिंग मेरा 1/4 निकल गया। सर ऐसा आप क्यों किए, लोडिंग तो हमेशा आप 20/120 रखते थे। अरे ये कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल होगा ना, इसलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सर ब्रांच स्टॉक और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बोला, डेटर अकाउंट बोला ही नहीं, ठीक। सर ब्रांच पीएल भी नहीं बोला है, तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट से मेरा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी आप बताए थे सारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैश नॉन कैश, वो भी ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे और मेरा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ इनवॉइस प्राइस पे, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है जिसका ध्यान रखना है हम लोग को, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। सर गुड्स सेंड टू ब्रांच होता था, ये गुड्स रिसीव बाय ब्रांच लिखा था, उस पर ध्यान देना होगा। कॉस्ट प्राइस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पे, कैश सेल ब्रांच पे, क्रेडिट सेल इनवॉइस, सब येलो वाला पढ़ लेते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट एट इनवॉइस 31 मार्च, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स प्रीफर्ड स्टॉक लॉट। सर ये गुड्स इन ट्रांजिट क्या है सर, थोड़ा बताइए। ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच। सर इस क्वेश्चन में गुड्स सेंड टू ब्रांच नहीं दिया हुआ, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच दिया हुआ, तो हमको थोड़ा गुड्स सेंड टू ब्रांच निकालना पड़ेगा और बहुत माइनर से कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। बच्चों को क्या लग रहा होगा कि गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच इज इक्विवेलेंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, जितना रिसीव किया उतना ही सेंड किया। नहीं सर, बीच में गुड्स इन ट्रांजिट हो गया। सर वो क्या होता है वो बताइए। सर ब्रांच कितना रिसीव किया है, 8,25,000। सर वो 8,25,000 जो रिसीव किया है वो कॉस्ट पे है, कॉस्ट पे है, तो 8,25,000 को हमको कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमको उसको 133 1/3% मानना पड़ेगा। तो 8,25,000 का 133 इंटू 1/3% कितना हो जाएगा सर, वो निकालना पड़ेगा हम लोगों को। 2,75,000 ऐड हो जाएगा, वो टोटल हो जाएगा 11,00,000। क्लास लेना शुरू किया, मेरा फ़ोन बजना शुरू हो गया। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बोलिए। नहीं अभी बात नहीं किया, क्लास के बाद हम 6 बजे तक करेंगे, 6 बजे तक बात करेंगे। ठीक है, सॉरी। सर कितना गुड्स सेंड किए हैं इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कितना ब्रांच रिसीव किया है, 11,00,000, 8,25,000 कॉस्ट पे और 133% किया क्योंकि इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना था। तो 11,00,000 का हम गुड्स को रिसीव किया। ये बाबू साहब कितना गुड्स रिसीव किया, 11,00,000। इसको ठीक से लिख देते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब होता है कि गुड्स रास्ते में है, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब होता है कि गुड्स रास्ते में।
कितना का गुड्स अभी भी रास्ते में, 1 लाख का गुड्स रास्ते में। मतलब सर ब्रांच 11 लाख का गुड्स रिसीव कर दिया है और रास्ते में अभी भी 1 लाख है, तो टोटल गुड्स एचओ बेचा कितना होगा, कितना एचओ गुड्स सेंड किया होगा। देयरफॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच, सर 11 लाख का वो जो रिसीव कर लिया वो प्लस 1 लाख जो रास्ते में है वो, तो टोटल कितना हो गया सर, 12 लाख का गुड्स सेंड किया होगा। सर ये एक ट्रिक था 2017 का ऑनर्स का क्वेश्चन में ब्रांच के साथ में 99% बच्चे या 95% बच्चे गलत किए होंगे, जिसकी वजह से उन लोगों को 10 में 4 या 5 मिला होगा। ये एक छोटा सा ट्रिक था कि गुड्स सेंड टू ब्रांच नहीं बोल के गुड्स रिसीव बाय ब्रांच बोला और ट्रांसिट बोला। सर इसका हम लोग अलग से नोट लिख के इसको समझेंगे कि इसका ट्रीटमेंट एग्जाम में हमको कैसे करना है और फंसना नहीं। सर गुड्स रिसीव बाय ब्रांच 11 लाख, रास्ते में गुड्स है 1 लाख का इनवॉइस प्राइस पे, ये देखो गुड्स इन ट्रांजिट इनवॉइस प्राइस पे, सारा कैलकुलेशन इनवॉइस प्राइस पे होगा, ये भी इनवॉइस ये भी इनवॉइस, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना हो गया 12 लाख इनवॉइस प्राइस। ये हम लोग का एक चीज मिल गया। उसके बाद सर ये दूसरा वाला येलो क्या है, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स पिल्फर्ड। सर गुड्स कुछ नुकसान हुआ है, उसका 10,000 का गुड्स नुकसान हो गया इनवॉइस प्राइस का ब्रांच से, और कुछ स्टॉक लॉस हुआ है वेस्टेज की वजह से 20,000 का। सर इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग देख लेंगे। चलिए सम्स करते हैं। सर दो ही अकाउंट बनाने बोला, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, दोनों साइड बाय साइड बना लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जो डेटा दे रहा पुट करते रहते हैं। सर यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस बी डी ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग स्टॉक, और सर ये दोनों इनवॉइस प्राइस पे होगा। सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जितना भी आइटम आता है वो सारा इनवॉइस प्राइस पे ही आता है, पहले ही क्लास में नोट लिखा है। तो स्टॉक एट ब्रांच 1,70,000 और ये 1 लाख, ये थोड़ा करेक्शन होगा, इसको ठीक करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2 लाख और ये नीचे वाला हो जाएगा 1,70,000। ठीक है, यही छोटा सा करेक्शन है, 2 लाख और 1,00,000। ये करेक्ट वाला पीडीएफ हम दे देंगे आपको। सर ये ओपनिंग स्टॉक हो गया 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,70,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच आएगा सर यहाँ पे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर इसका एक ढंग का नोट बना लेते हैं हम लोग तो अच्छा रहेगा। तो अभी आप वर्किंग दिखाए हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच का नोट बना लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ गुड्स रिसीव बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। गुड्स रिसीव किया ब्रांच कॉस्ट प्राइस पे, कितना पे सर, 8,25,000 पे। तो इसमें से हम लोग को क्या ऐड करना होगा, ऐड मार्जिन या लोडिंग ऐड करना पड़ेगा। लोडिंग कितना होगा सर, 8,25,000 का 33 1/3%। सर ये आ गया 2,75,000। सर जब आप इसमें लोडिंग ऐड कर दिए
ये हो गया 11 लाख। थोड़ा आसान हो रहा है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सर आप लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच निकाल लेते हैं, जबकि हमको गुड्स रिसीव बाय ब्रांच दिया हुआ है। सर जनरली गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिसीव बाय ब्रांच सेम ही होना चाहिए। हम जितना उसको सेंड करेंगे उतना ही वो रिसीव करेगा। लेकिन सर अगर कुछ माल रास्ते में फंस जाएगा, अगर कोई गुड्स ट्रांजिट में रह जाएगा, तो उस केस में डिफरेंसेस आ जाएगा। तो हमको गुड्स रिसीव्ड में अब ट्रांजिट ऐड करना पड़ेगा। ऐड गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का भी इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए। एट इनवॉइस प्राइस कितना है सर? गुड्स इन ट्रांजिट 1 लाख रुपया है। तो सर 11 लाख रुपया ब्रांच रिसीव किया, 1 लाख रुपया रास्ते में है, तो टोटल उसको भेजा कितना गया होगा? 12 लाख रुपया। तो देयर फोर गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस कितना हो गया सर? 12 लाख। तो हम लोग वर्किंग नोट बड़ा मेहनत से बनाए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 12। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक हो गया, गुड्स रिसीव की जगह गुड्स सेंड हो गया। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट अभी छोड़ देते हैं, इसका एंट्री क्या करना नहीं करना। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच इनवॉइस प्राइस है 40,000, तो गुड्स रिटर्न का सर यहाँ पे होगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना हो गया सर? 40,000। सर ये क्या है? ये रिटर्न है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही होता है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही होता है। सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सारा एंट्री इनवॉइस प्राइस पे होता है 40,000। गुड्स रिटर्न का एंट्री हो गया। जो जो हो रहा है उसको टिक्की लगा रहे हैं।
कैश सेल एट ब्रांच। सर कैश सेल हुआ है तो हम लोग को याद है यहाँ पे हम लोग बाय बैंक लिखते हैं, क्योंकि कैश सेल करके हमको पूरा पैसा मिल जाता है हाथों हाथ। ये हो गया कैश सेल। कितना है सर? 1 लाख। 1 लाख है, 10 लाख। तो कैश सेल हो गया अपना 10 लाख। नेक्स्ट है सर कैश सेल हो गया। क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना है? 1 लाख। सर यहाँ पे क्रेडिट सेल डायरेक्टली दे दिया, क्योंकि ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने नहीं बोला ना, तुमको क्रेडिट सेल वैसे ही मिल गया। तो क्रेडिट सेल को क्या लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट सेल को हम लोग लिखते हैं बाय ब्रांच डेटर। बाय ब्रांच डेटर्स। ये अपना हो गया क्रेडिट सेल 1 लाख। हम खत्म। अब 3 येलो बचा, उस पर ध्यान देते। सर इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स पिल्फर्ड स्टॉक लॉस ड्यू टू वेस्टेज। सर ये इसकी वजह से मेरा स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा? सर इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स पिल्फर्ड और स्टॉक लॉस ड्यू टू वेस्टेज, इससे मेरा स्टॉक घटेगा। तो स्टॉक घटेगा तो हमको कहाँ पे लिखना होगा? स्टॉक का क्रेडिट साइड में 10,000 और 20,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, रेड से लिख रहे हैं, बाय गुड्स पिल्फर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक वेस्टेज। पिल्फर्ड कितना का हुआ था सर हम लोगों का? 10,000 का, और वेस्टेज हुआ था 20,000 का। सर इससे मेरा स्टॉक कम हो गया, तो हम पूरा लिख दिया। और सर ये भी इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए। पिल्फर्ड वाला इनवॉइस में लिखा हुआ था, वेस्टेज हम लोग अज्यूम कर लिया कि इनवॉइस पे ही होगा, अगर कॉस्ट नहीं बोला है तो। ठीक है, और कुछ सर? सर ये जो रास्ता में गुड्स पड़ा हुआ है, ये येलो का काम हो गया, ये येलो का काम हो गया। सर ये जो रास्ता में गुड्स पड़ा हुआ है, तो ये जब आएगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा ना। जब ये रास्ता वाला गुड्स मेरे पास रिसीव कर लेंगे तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। लेकिन अभी जो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा है 1,70,000, इसमें तो वो गुड्स इन ट्रांजिट इंक्लूडेड नहीं है। सर ध्यान से सुनिएगा ये वाले बात को आप लोग, अगर किसी को भी डाउट हो तो बोलना। सर वो डायग्राम दिखाइए ना। सर ये 1 लाख का गुड्स अभी रास्ते में है, ठीक है। 11 लाख का गुड्स रिसीव हो गया। इस 11 लाख के गुड्स में से कुछ कैश सेल हो गया, कुछ क्रेडिट सेल हो गया। उसके बाद मेरा स्टॉक बच गया कितने का? 1,70,000 का। 1,70,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, उसमें ये 1 लाख का गुड्स इन ट्रांजिट इंक्लूडेड है? नहीं सर। क्यों इंक्लूडेड नहीं है? क्योंकि ये जो स्टॉक है ये तो गोडाउन से कैलकुलेट किया गया है, और ये रास्ता में गुड्स है, अभी तक तो ये रिसीव ही नहीं हुआ। अगर सर कल को ये रिसीव हो जाएगा तो मेरा स्टॉक कितना हो जाएगा? 2,70,000। मतलब सर जब आप यहाँ पे पूरा 12 लाख लिख रहे हैं, 11 लाख नहीं लिख रहे हैं, तो कल को आपका 1 लाख रुपया स्टॉक में आना भी चाहिए। तो एक ऑप्शन ये है कि जो गुड्स इन ट्रांजिट में है, जो कि कल को आपका स्टॉक में आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिए स्टॉक में। स्टॉक में ऐड करके 1,70,000 की जगह 2,70,000 लिख दीजिए। लेकिन सर वो स्टॉक आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक तो आपका 1,70,000 ही का है। तो वो गुड्स इन ट्रांजिट जो है उसका हम क्या करें? तो गुड्स इन ट्रांजिट को हमको फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको गुड्स इन ट्रांजिट लिखना पड़ेगा, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। कितना? 1 लाख। सर ये 1 लाख यहाँ लिख दिया, 1,70,000 यहाँ लिख दिया, हो गया मेरा 2,70,000 क्लोजिंग स्टॉक। सर गुड्स इन ट्रांजिट अलग से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट आज नहीं तो कल हम रिसीव करेंगे, और वो मेरा स्टॉक में जाके ऐड होगा। लेकिन स्टॉक में हम ऐड करके लिख देंगे, दिखाया जाएगा, इसलिए हमको अलग से बाय गुड्स इन ट्रांजिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। गुड्स इन ट्रांजिट का हम लोग ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत समझ गए, लास्ट में नोट लिखाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। सर मोटा मोटी हम लोगों का सारा एंट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो चलिए बैलेंस करते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बैलेंस करते हैं। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? ये हो जाएगा 14,40,000
ये भी हो जाएगा 14,40,000 और बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा मेरा इस तरफ में आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 40,000 का। बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बोलते हैं टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाता है, इसको हम लोग लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। तो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट है तो ये यहाँ चला आएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना हो जा रहा है सर? 40,000। टिक्की टिक्की करके दिखा दे, टिक्की 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 टिक्की, यहाँ चला आएगा। ये हो गया 40। अब हमको ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। सर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितना भी स्टॉक आइटम है उसका लोडिंग अनलोडिंग लिखना है। एक एक करके लिखते हैं। ओपनिंग का अनलोडिंग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। ये 2 में है तो बाय में अनलोड हो जाएगा, तो बाय स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग, सर ओपनिंग लोडिंग कितना होगा सर? 2 लाख का 1/4 आप निकाले थे क्लास के शुरू में ही। 2 लाख का 1/4 कितना हो गया सर? 50,000। ठीक है। क्लोजिंग लोडिंग आएगा, बाय बैलेंस CD है तो क्लोजिंग लोडिंग यहाँ पे आ जाएगा, टू स्टॉक रिजर्व। ये क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग लोडिंग कितना होगा सर? 170 है, उसका भी 1/4। 42,500 होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर ओपनिंग लोडिंग हो गया, क्लोजिंग लोडिंग हो गया। अब एक एक करके आते हैं। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच है तो उसका हो जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसका लोडिंग कितना निकल के आएगा सर? 12 लाख का 1/4, 3 लाख। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का कोई लोडिंग नहीं होना चाहिए, तो इस साइड का काम हो गया। इधर आते हैं सर, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच है, रिटर्न हो गया तो उसका भी लोडिंग होगा। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न 40,000 हुआ है तो 40,000 का लोडिंग 1/4 10,000 हो जाएगा। इसका भी काम हो गया। बैंक का कोई लोडिंग नहीं हो, ये स्टॉक आइटम नहीं है तो सेल हुआ है। ब्रांच डेटर, ये क्रेडिट का भी कोई लोडिंग नहीं होगा। गुड्स पिलफर्ड सर, हाँ इसका लोडिंग होना चाहिए, टू गुड्स पिलफर्ड। और उसके नीचे क्या हो? शॉर्टेज हो। सर शॉर्टेज मत लिखिए, स्टॉक वेस्टेज लिखिए, क्योंकि आप वहाँ पे स्टॉक वेस्टेज लिखे थे। स्टॉक वेस्टेज लिखा था, यहाँ पे भी स्टॉक वेस्टेज लिखा। जानबूझ के गलती कर रहे हैं तुम लोग सिखाने के लिए, ठीक है। सर गुड्स पिलफर्ड का लोडिंग कितना होगा? 1/4 होगा। गुड्स पिलफर्ड का लोडिंग 10,000 का कितना हो जाएगा? 2,500। और 20,000 का स्टॉक वेस्टेज का लोडिंग कितना हो जाएगा? 1/4 मतलब 5,000। ठीक है, तो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर गुड्स इन ट्रांजिट है, उसका भी लोडिंग आना चाहिए। गुड्स इन ट्रांजिट का भी लोडिंग ले लेते हैं। सर ये गुड्स इन ट्रांजिट, ये वाला। सर गुड्स इन ट्रांजिट का जो लोडिंग है ना, वो तो क्लोजिंग लोडिंग है ना, वो एक्चुअली में क्लोजिंग स्टॉक के साथ होना चाहिए था। जो टू स्टॉक रिजर्व है उसी के साथ ही होना चाहिए था। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो टू स्टॉक रिजर्व में आप अगर ऐसा करके दिखाइएगा तो हम लोग को ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाते हैं, क्लोजिंग अलग दिखाते हैं और गुड्स इन ट्रांजिट अलग दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा मेरा 42,500 का ब्रैकेट में लिख देते हैं। एक 70 इंटू 1/4,
ये हो गया 42,500 और यहाँ पे आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट आज नहीं तो कल क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट बनने वाला है। ये है 1 लाख का, 1 लाख का 1/4 हो जाएगा 25,000। ये 1/4 लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा, पता नहीं 25,000। ठीक है सर, भाई अभी कोई डाउट हम नहीं लेंगे, पूरा सम्स कंप्लीट करेंगे, उसको फिर से समझाएंगे, फिर डाउट लेंगे। आगे बढ़ने से टू स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है अभी आप लोगों को पूरा समझ में नहीं आया, गुड्स इन ट्रांजिट का कन्फ्यूजन है, गुड्स प्रीफर्ड का कन्फ्यूजन है, स्टॉक वेस्टेज का, सब ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखिए, इसका लोडिंग अनलोडिंग हो गया, इसका लोडिंग अनलोडिंग हो गया, इसका कोई लोडिंग अनलोडिंग होना नहीं है, इसका भी हो गया। ये तो बैंक है, ये ब्रांच डेटा क्रेडिट सेल है, गुड्स प्रीफर्ड हो गया, स्टॉक वेस्टेज हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, ऑलमोस्ट सबका लोडिंग अनलोडिंग हो गया। अब मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन सर इस क्वेश्चन में हमको ब्रांच पीएल बनाने नहीं बोला है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर तो नेट प्रॉफिट आना चाहिए। सर एक बार ही ना आप सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग को बताइए, अगर ब्रांच पीएल बनता तो उसमें क्या क्या खर्चा जाता, ताकि हम लोग वो खर्चा को यहीं पे चार्ज कर देंगे। ठीक है सर, अगर मेरा ब्रांच पीएल बनता तो क्या क्या खर्चा जाता वो एक बार दिखाइए। सर ब्रांच पीएल में अगर क्वेश्चन में बैड डेट दिया रहता तो हम बैड डेट लिखते, डिस्काउंट अलाउड दिया रहता तो डिस्काउंट अलाउड लिखते, और क्या होता सर? सर अगर मेरा कोई लॉस होगा तो वो भी तो लिखेंगे, पीएल में आता है ना एबनॉर्मल लॉस, तो सर मेरा इस क्वेश्चन में तो लॉस हुआ है ना, क्या लॉस हुआ था सर? स्टॉक वेस्ट हुआ था सर, और क्या हुआ था? गुड्स पिल्फर्ड हुआ था सर। ठीक है, और कुछ? बस बाकी फिर नीचे नेट प्रॉफिट आ जाता, बाकी ऐसे नीचे टू नेट प्रॉफिट आ जाता, और यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट आता। ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लोग ऊपर से चुरा लेते हैं, यही होता। बट यहाँ पे ये सारा खर्चा हमको यहाँ पे लिखना होगा। सर इस क्वेश्चन में ये है नहीं, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड है नहीं, स्टॉक और गुड्स पिल्फर्ड है। स्टॉक और गुड्स पिल्फर्ड का हम लोग जो अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं वो कॉस्ट वाला अमाउंट लिखते हैं। कौन वाला अमाउंट लिखते हैं? कॉस्ट वाला अमाउंट लिखते हैं। इनवॉइस वाला अमाउंट नहीं लिखते हैं पीएल में, कॉस्ट वाला अमाउंट लिखते हैं, क्योंकि लॉस कॉस्ट में बुक किया जाता है, इनवॉइस पे नहीं बुक किया जाता है। अब सर मजे की बात ये है, ध्यान से सब सुनना, कि ब्रांच पीएल हम लोग बना नहीं रहे हैं, तो हम लोग ये दोनों एंट्री यहाँ पे करेंगे, तो हमको फिर से गुड्स पिल्फर्ड लिखना पड़ेगा, और उसका कॉस्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर से स्टॉक वेस्टेज लिखना पड़ेगा, और उसका कॉस्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सर घूम फिर के अगर हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? टू गुड्स पिल्फर्ड, उसका कॉस्ट वाला एलिमेंट कितना होगा? 7,500, और फिर यहाँ पे टू स्टॉक वेस्टेज, उसका कॉस्ट वाला एलिमेंट कितना होगा? 15,000। सर टोटल 20,000 था, 5,000 लोडिंग और 15,000, ये टोटल 10,000 था गुड्स पिल्फर्ड, 2,500 लोडिंग और 7,500। तो सर हम लोग क्यों ना टोटल एक ही जगह लिख दें, टोटल एक ही जगह लिख दें। गुड्स पिल्फर्ड हुआ मेरा 10,000, जिसमें से 2,500 लोडिंग है और 7,500 कॉस्ट है। 2,500 ब्रांच एडजस्टमेंट में आना ही चाहिए था, और 7,500 पीएल में जाना चाहिए था, लेकिन पीएल हम लोग इस सम्स में बना नहीं रहे हैं, तो हम लोग पूरा 10,000 यहीं पे लिख दे रहे हैं। अगर कोई सम्स में पीएल बनाने बोलेगा तो हम लोग को याद रखना है कि गुड्स पिल्फर्ड का लोडिंग वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा, और कॉस्ट वाला अमाउंट ब्रांच पीएल में जाएगा। सेम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी 5,000 मेरा यहाँ पे आना चाहिए था, और 15,000 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ब्रांच पीएल नहीं बन रहा है, तो पूरा 20,000 यहाँ पे आ जा रहा है। अगर बनता तो यहाँ पे आता। कोई ऐसा सम्स आएगा जहाँ पे ब्रांच पीएल बनेगा तो हम लोग वहाँ पे सेग्रीगेट करके दिखाएंगे। तो अभी हम लोग को सिर्फ ध्यान रखने के लिए ये रखना है कि सर गुड्स पिल्फर्ड और स्टॉक वेस्टेज का पूरा अमाउंट यहीं पे चार्ज कर देंगे। सर इसका भी नोट लिख लेंगे हम लोग। अब और हमको जहाँ तक लगता है कुछ बनेगा नहीं, अल्टीमेटली मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए, नेट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ब्रांच पीएल नहीं बन रहा है, तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट मेरा नेट प्रॉफिट निकाल के देगा, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा टू
जनरल पीएल अकाउंट। जनरल पीएल अकाउंट कौन सा? हेड ऑफिस का। कितना आएगा सर नेट प्रॉफिट? 282,500। कोई ठीक करेगा? 282,500। नहीं लेगी तो बोलो पैसा वापस कर दे रहे, सामान हम पैक कर देंगे। 282,500 और टोटल हो गया 3,90,000। सर एक बार रिवाइज कराइए क्या करना है हम लोग इस उसमें। पहले तो नोट लिखाएंगे। नोट, ये सेल्फ नोट है। सेल्फ नोट मतलब अपना समझाने के लिए। गुड्स इन ट्रांजिट, it means goods are already dispatched from head office but not received by branch as goods are in transit. गुड्स रास्ते में है। ट्रांजिट का मीनिंग समझ में आ गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा? वन, goods in transit at invoice price will always be credited to branch stock account. Will always be credited to branch stock. ये मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, यहाँ पे बाय गुड्स इन ट्रांजिट इनवॉइस प्राइस पे क्रेडिट होगा। पॉइंट नंबर 2, if goods received by branch is given, तो क्या करेंगे? if goods sent to branch is given, अगर क्वेश्चन में गुड्स रिसीव बाय ब्रांच दिया हो तो क्या करना होगा? अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया तो क्या करना होगा? सी क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अभी 3 कर रहे हैं। सर मेरा रिसीव बाय ब्रांच दिया हुआ था तो क्या कर रहे थे हम लोग? देन कैलकुलेट इनवॉइस प्राइस ऑफ, सर इनवॉइस प्राइस तो वैसे भी करते ही हम लोग कैलकुलेट, उसको नहीं लिखते हैं, कंफ्यूज होंगे। देन यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे, उसमें ऐड होगा
गुड्स इन ट्रांजिट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GIT बोलते हैं, आगे हम GIT भी लिख सकते हैं, ऐड होगा और अल्टीमेटली जो फिगर आएगा वो आ जाएगा मेरा गुड्स सेंड टू ब्रांच। और अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो हम लोग को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ऐड करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है। देन नो नीड टू डू एनीथिंग एज GSTB ऑलरेडी गिवन। खाली उसका इनवॉइस प्राइस निकाल के काम करते हैं। सर ये हो गया गुड्स इन ट्रांजिट का काम करना। एक बार क्या करना है गुड्स इन ट्रांजिट का? गुड्स इन ट्रांजिट का एक चीज़ तो हम लोग को पता है सर कि उसको ब्रांच स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखना है बाय गुड्स इन ट्रांजिट इनवॉइस प्राइस पे। और दूसरा, अगर क्वेश्चन में गुड्स रिसीव बाय ब्रांच होगा तो उस केस में उनको गुड्स इन ट्रांजिट ऐड करके गुड्स सेंड टू ब्रांच निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा तो कुछ नहीं करना होगा, जैसे अपना यहाँ पे 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखते वैसे लिखेंगे, जैसे अपना यहाँ पे लिखते वैसे लिखेंगे। सर ये हो गया गुड्स इन ट्रांजिट का काम खत्म। अब आते हैं नोट 3। सेल्फ नोट 2 हो जाएगा ये। गुड्स pilfered and stock wastage, इसका क्या करेंगे? पहला काम, दे विल बी क्रेडिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा, लोडिंग विल बी डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तीसरा, कॉस्ट एलिमेंट ऑफ द अबव एबनॉर्मल लॉस, जो अबव एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसका कॉस्ट एलिमेंट को normal loss should be charged to branch PL, ब्रांच PL में चार्ज करना। However, अगर ब्रांच PL नहीं बनाने बोला, however if branch PL is not required by question, then we will charge it on branch stock adjustment account. Branch stock adjustment account, that is entire amount of pilfered goods and wastage will be charged to branch stock adjustment account। सब तो हो गया सर, ये सम्स खत्म। एक इम्पॉर्टेंट नोट जो इस सम्स के लिए याद रखना है, whenever branch PL is not prepared, then all expenses will be charged to
ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सॉरी ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। Therefore, branch stock adjustment account will give branch net profit as balancing figure। अब किसको डाउट है वो बताओ मेरे को। डाउट है? हाँ भाई एक सवाल था। रिजवान, हाँ वो बोल रहे थे वो जो ये था ना गुड्स इन ट्रांजिट सॉरी, वो हम लोग ऊपर में मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वो लोडिंग नहीं लिख के अलग से लिख सकते हैं क्या ऊपर में, जैसा फर्स्ट में किए थे गुड्स इन ट्रांजिट का, जैसा था ना द टू स्टॉक रिजर्व। समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन, समझ गए, तो वहीं जा रहे हैं। रिजवान का क्वेश्चन ये है कि सर आप जो गुड्स इन ट्रांजिट का लोडिंग ऐसे ऐसे लिखे हैं टू स्टॉक रिजर्व के अंदर में 25,000 रुपया, मतलब अल्टीमेटली लिखा तो बाहरी कॉलम में, आप इसको अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं टू गुड्स इन ट्रांजिट लिख सकते हैं, बट कंसेप्चुअली इसके अंदर लिखने से ये मतलब हुआ ना कि गुड्स इन ट्रांजिट मेरा स्टॉक का ही पार्ट है, और स्टॉक के लिए हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट ही खोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट खोलते हैं, अलग से गुड्स इन ट्रांजिट का कोई अकाउंट नहीं खोलते। जैसे यहाँ पे जब हम बाय गुड्स इन ट्रांजिट लिखा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली हम स्टॉक अकाउंट को ही एडजस्ट करेंगे। अगर रियल लाइफ में तुम लोग पढ़ाई करोगे तो हम लोग स्टॉक अकाउंट को ही एडजस्ट करेंगे, कोई गुड्स इन ट्रांजिट का हम लोग अलग से अकाउंट नहीं खोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल लाइफ में तो हम लोग यही करते हैं, और नरेशन में गुड्स इन ट्रांजिट लिख देते हैं। बट सिंस हमको एग्जाम पर्पज के लिए बताना है कि गुड्स इन ट्रांजिट 1 लाख है, तो हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते थे बाय बैलेंस CD स्टॉक 170 गुड्स इन ट्रांजिट 1 लाख। तो तुमको अगर यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, एग्जामिनर मार्क्स तो नहीं काटेगा, बट सही तरीका अंदर में लिखने का। और किसी का कोई ठीक है डाउट? भाई क्लियर है। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको गुड्स इन ट्रांजिट या स्टॉक पिलफर्ड नहीं समझ में आया हो? ठीक है, नेक्स्ट सम्स में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये कब आया सर? ये ऑनर्स 2016 में आया, सारा ईयर का क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग। इस सम्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर वो बता दीजिए पहले। सर इस सम्स में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो है चेक रिसीव फ्रॉम डेटर रिटर्न डिसऑनर। सर ये तो क्लास 11 में डेटर अकाउंट जब बनाते थे ना, उसमें हम लोग सीख लेंगे सर। सर दूसरा चीज इसमें क्रेडिट सेल मिसिंग है। क्या मिसिंग है? क्रेडिट सेल इस सम्स में मिसिंग है, तो हमको डेटर अकाउंट से क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा। ये मैग्मा लिमिटेड का सम्स है, हम लोगों को पहले डेटर अकाउंट बनाना होगा, उससे हमको क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा और ये सम्स करना होगा। तो ये सम्स हम पूरा नहीं बना रहे, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, एक बार रीड कर रहे हैं। मैग्मा लिमिटेड का हेड ऑफिस कोलकाता में है और ब्रांच मुंबई में है। गुड्स इनवॉइस हो रहा है ब्रांच को एट कॉस्ट प्लस 25। तो कॉस्ट प्लस 25 मतलब क्या हो गया? लोडिंग हो जाएगा 25/125, 25/125, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है सर। फिर से ब्रांच PL नहीं पूछा, तो जितना भी एक्सपेंसेस है वो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जाएगा। सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं पहले। सर पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, ये आपके सामने है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दिख रहा है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या क्या आएगा? एक करेक्शन इसमें होगा, इस सम्स में भी वो करेक्शन हम लोग कर लेते हैं, शायद हमको चेक डिसऑनर का अमाउंट में गड़बड़ लगा। चेक डिसऑनर 5,500, चेक, अच्छा ये गलती जिस बुक से हम टाइप करा रहे हैं ना उसका है, मेरा वो टाइपराइटर का मतलब जो बंदा टाइप करता है उसका गलती नहीं है, हम चेक किए थे। तो ये बुक में ये लोग यहाँ पे 5,500 लिखे हैं, मतलब यहाँ पे 5,000 लिखे और सोल्यूशन में 5,500 लिखे।
तो ये 5500 का ये एक करेक्शन, ये आज का हम PDF भेज देंगे आप लोग को। और एक फाइनल PDF जाएगा, क्योंकि हम जब ये करेक्ट करते हैं तो हम अपना नोट्स में भी करेक्ट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट अभी कर रहे हैं तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर चुके ऑलरेडी करेक्शन, ये देखो 1 लाख और 1,70,000। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ वो वाला करेक्ट करना है, 5500, ये करेक्ट किया हुआ ऑलरेडी। हाँ ये देखो, और एक अपना कॉपी में भी देख लेते हैं किया हुआ है, स्टूडेंट कॉपी में। और 45 तक क्लास कराना है ना हमको। अनलिमिटेड सम से पहले होगा, 5500 किया हुआ, ठीक है। 5500 किया हुआ, ठीक है। अपना काम में आ जाता है। हाँ। सर यहाँ पे हम लोग एक डेटर अकाउंट बना लेते हैं, डेटर अकाउंट का काम करते हैं, डेटर अकाउंट और एक स्टॉक अकाउंट। सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग मेरा 30,000, क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पे, क्लोजिंग ये देखिए सर 54,000, तो ओपनिंग हो गया मेरा 30,000 और क्लोजिंग हो गया मेरा 54,000, ठीक है। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस है 5 लाख, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया 5 लाख। सर ये वाला काम हो गया, ये वाला का काम हो गया, और ये वाला का, सॉरी ये वाला का काम हो गया। अभी ये ब्रांच डेटर का काम नहीं हुआ, ठीक है। कैश सेल, कैश सेल सर हमको स्टॉक अकाउंट में लिखना पड़ता है बाय बैंक करके, तो उसका भी काम हो जाएगा। सर ये देखिए बाय बैंक कैश सेल 1,90,000, कैश सेल 1,90,000। उसके बाद सर ब्रांच एक्सपेंसेस पेड, उसका भी छोड़ देते हैं, डिस्काउंट अलाउड छोड़ देते हैं, बैड डेट छोड़ देते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर छोड़ देते हैं, वो डेटर का आइटम है। तो सर स्टॉक का जितना भी आइटम था वो हम लोग कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर, बाकी आइटम क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। सर डेटर में चलते हैं। सर ये हो गया डेटर, डेटर आप एक बार ऊपर बना दीजिए, हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, नीचे हम लोग देख लेंगे। यहीं पे डेटर बना रहे हैं डेटर अकाउंट। सर ये ब्रांच डेटर अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट टू बैलेंस BD कितना है सर, टू बैलेंस BD 20,000। कहाँ दिख गया सर आपको, ये देखिए ब्रांच डेटर का बैलेंस 20,000, तो ये हो गया मेरा ब्रांच डेटर 20,000 क्लियर। क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, 36,500, तो 36,500 बाय बैलेंस CD 36,500। रिटर्न फ्रॉम डेटर, रिटर्न फ्रॉम डेटर कहाँ पे आएगा सर, जब आप डेटर को सेल करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ना टू क्रेडिट सेल। सर जब भी डेटर बढ़ेगा यहाँ पे आएगा, डेटर घटेगा यहाँ पे आएगा। तो डेटर अगर रिटर्न करेगा तो डेटर का बैलेंस घटना चाहिए, तो बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। जानबूझ के सेल्स रिटर्न लिखा है, रिटर्न इनवर्ड भी हो सकता है, सेल रिटर्न भी हो सकता है, बट दोनों नहीं लिखना, कुछ और लिखना है, वो करेक्ट कराएंगे। बाय सेल रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम डेटर कितना हो रहा है सर, सेल रिटर्न 5,000, ठीक है। सर रिटर्न फ्रॉम डेटर का एंट्री हो गया 5,000 का। ब्रांच एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो PL में जाता है। डिस्काउंट अलाउड, हाँ सर डेटर को डिस्काउंट अलाउड किया तो यहाँ पे आएगा बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना का डिस्काउंट अलाउ किए सर आप उसको, 1,000 का। और बैड डेट भी होगा शायद, 2,000 का बैड डेट है, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेट भी लिख देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट से मेरा डेटर घट जाता है, तो बैड डेट लिख दिया 2,000। सर और कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, सर वो भी आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर बाय बैंक करके आएगा। कितना हुआ कलेक्शन सर हम लोग का, 2,60,000।
तो वो लिख दिए, ये भी हो गया। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर रिटर्न डिसऑनर, अगर सर डेटर हमको पेमेंट किया है तो वो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन डेटर का पेमेंट रिवर्स हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग चेक डिसऑनर्ड। सर ये क्लास 11 का चीज़ है, बट फिर भी हम लोग सीख रहे हैं। क्या हुआ सर, जब डेटर पेमेंट करता है तो बाय बैंक लिखाता है, जब डेटर का पेमेंट फॉल्स हो जाता है, लैप्स हो जाता है, तो टू बैंक लिखा के चेक डिसऑनर्ड का रिवर्स एंट्री हम लोग करते हैं। डेटर को डेबिट कर देते हैं फिर से और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, ये रिवर्स एंट्री होता है। कितना का सर डिसऑनर्ड हुआ, 5500। सर सब तो हो गया, बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा सर मेरा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल आएगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं। सर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 2,79,000। ये हो गया क्रेडिट सेल मेरा बैलेंसिंग फिगर। टोटल कितना हो जाएगा, 3,04,500। यहाँ पे भी 3,04,500। सर आप बोले थे गलती की है, करेक्शन करना। हाँ सर, क्या करेक्शन करना, आइए। अच्छा ये इसी क्लास में हम करा दिए क्या, ठीक है, इसको 4th and 5th क्लास बना देंगे। सर आप फॉर्मेट लिखाए थे लास्ट क्लास में, उस फॉर्मेट में ले चलिए ब्रांच डेटर। सर ब्रांच डेटर में जब भी क्रेडिट सेल लिखेंगे तो हम लोग को टू ब्रांच स्टॉक लिखना पड़ेगा। हम क्रेडिट सेल नहीं लिख सकते, टू ब्रांच स्टॉक लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, हम लोग वही लिखते हैं, टू क्रेडिट सेल नहीं लिख के टू ब्रांच स्टॉक लिख देते हैं। मतलब जब जब सेल करेंगे तो टू ब्रांच स्टॉक होगा, क्योंकि सेल करने की वजह से मेरा स्टॉक घट जाता है, इसलिए हमको टू ब्रांच स्टॉक लिखना पड़ेगा। टू ब्रांच स्टॉक, ब्रैकेट में हम लोग क्रेडिट सेल लिख दिया। और सर ब्रांच स्टॉक में जाके बाय डेटर लिख देते हैं, सॉरी ये बाय ब्रांच डेटर लिखते हैं, जिससे मेरा स्टॉक कम हो जाता है। सर ये देखिए सर, यहाँ नीचे में बाय मुंबई ब्रांच डेटर 2,79,000, ये 2,79,000 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे। सर डेटर को हम लोग जब क्रेडिट सेल किया तो उससे मेरा स्टॉक माइनस हो गया, इसलिए हम लोग को 2,79,000 यहाँ पे लिखा। सर लेकिन मेरा मन में एक सवाल है, सवाल ये है कि जब डेटर, वही डेटर जिसको हम क्रेडिट सेल किया तो टू ब्रांच स्टॉक लिखा, जब वही डेटर मेरा गुड्स को वापस करेगा तब भी तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, तब भी तो मेरा ब्रांच स्टॉक इफेक्ट होना चाहिए और वो बढ़ जाएगा, तो उसको तो हमको ब्रांच स्टॉक को बढ़ाना होगा। तो उस केस में क्या करना चाहिए हमको, तो जब भी सेल होगा तो टू ब्रांच स्टॉक, और जब भी रिटर्न होगा तो बाय ब्रांच स्टॉक। 5,000 यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे हम लोग, क्रेडिट सेल का रिटर्न हो गया 5,000। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जब यहाँ पे बाय ब्रांच स्टॉक 5,000 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मुंबई ब्रांच डेटर 5,000। तो सर ये एंट्री भी मेरा हो गया और ये एंट्री भी मेरा हो गया। सेल का एंट्री हम लोग पहले से किए हुए थे, क्लोजिंग दिया हुआ था, ये मेरा आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर 12,000 रुपया ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। सर मेरा स्टॉक अकाउंट खत्म हो गया। 12,000 जो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का एंट्री है वो हम ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जाके 12,000 का एंट्री कर दिया। डेटर अकाउंट आप पूरा पूरी ऊपर में बनाए हैं, डेटर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर 2,79,000 आया था, वो आ गया। सर डेटर अकाउंट हो गया हम लोगों का, स्टॉक अकाउंट भी हो गया हम लोगों का। स्टॉक अकाउंट से 12,000 आया था। अब हम लोग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में आएंगे, तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जितना लोडिंग अनलोडिंग करना वो कर लेंगे। सर ये लोडिंग हो गया ओपनिंग का, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग हो गया। सर ये लोडिंग हो गया क्लोजिंग का, ठीक है। तो सर ये क्या है, ये ब्रांच एक्सपेंसेस है। सर ब्रांच एक्सपेंसेस 55,000 कैसे आया, ऊपर आ जाते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस कितना है सर, ये ब्रांच एक्सपेंसेस है, यही बचा हुआ था, बाकी सब तो हो गया था। चेक डिसऑनर्ड भी हो गया। ब्रांच एक्सपेंसेस कितना था सर, 52, तो फिर 55 कैसे हुआ। सर ये तो कैश एक्सपेंसेस है, 1,000 रुपया डिस्काउंट अलाउड और 2,000 रुपया बैड डेट, वो भी तो आएगा, तो टोटल 55,000 हो गया। तो ब्रांच एक्सपेंसेस मेरा 52,000 कैश, 2,000 बैड डेट और 1,000 डिस्काउंट अलाउड, टोटल 55,000 यहाँ पे चार्ज हो गया। सर आप बोले थे एक्सपेंसेस तो ब्रांच पीएल में चार्ज होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रांच पीएल बनाने बोला नहीं है।
जब ब्रांच पीएल बनाने नहीं बोलेगा तो जो भी एक्सपेंसेस है हमको ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ही चार्ज करना होगा, इसलिए यहाँ पे चार्ज किया और अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट आया 28,200। सर इस सम्स को सिखाने का क्या मकसद था, ये सम्स को कराने का क्या मकसद था भाई? इस सम्स में, एक मिनट ये कंप्लीट कर दिया रिजवान। इस सम्स में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखना था, वो था कि ब्रांच जब हमको रिटर्न करेगा, जब क्रेडिट सेल के बदले में रिटर्न होगा तो हमको टू ब्रांच डेटर रिटर्न के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ हमको डेटर अकाउंट थोड़ा एग्जॉस्टिव मिला इस सम्स में, जहाँ पे हमको चेक डिजॉनर वगैरह का भी आइटम मिला। यहाँ तक कि सर डेटर में हम लोग को बिल रिसीवल वगैरह का भी चीज़ मिल सकता है। तो अगर मेरा 11-12 पर डेटर अकाउंट का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो हमको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन हम ज़्यादातर आप लोगों को सारा कुछ बता के चल रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 11-12 में आप लोग अभी तक कुछ सीखे नहीं है तो हम उसको रिवाइज करा रहे हैं। हाँ रिजवान बोलो। हाँ, आपका ये स्टॉक एडजस्टमेंट है, टू नेट प्रॉफिट होगा ना एंड में? इसको ठीक कर देते हैं। एक्चुअली में ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होना चाहिए। नेट प्रॉफिट बोले कोई अकाउंट थोड़ी ना होता है। ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम यहाँ पे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं तभी तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके हम यहाँ पे बाई मुंबई स्टॉक एडजस्टमेंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, कितना लिखेंगे 28,200, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। होना एक्चुअली ये चाहिए टू जनरल प्रॉफिट, ब्रैकेट में होना चाहिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, बट सब लिखते हैं ऐसे टू नेट प्रॉफिट और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट से ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है था। और कुछ इस टर्म्स में किसी को कोई डाउट, कोई बच्चा को इस टर्म्स में डाउट है? नहीं, या तो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमको सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर सांस लिमिटेड का। हम लोग का 10 मिनट अभी भी बाकी है सर, तो चलिए क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। सर इस क्वेश्चन में क्या होगा पहले पढ़ लेते हैं। डेटा आप लोगों के सामने सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट डेटा उसको मार्क कर लेते हैं। सर ये ओपनिंग स्टॉक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ओपनिंग डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड्स सेंड कॉस्ट पे तो इनवॉइस पे लिखना होगा। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, सर ये क्या हुआ, सेंड और रिसीव दोनों अलग अलग, सेंड और रिसीव दोनों अलग अलग हो गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,60,000 और गुड्स रिसीव बाय ब्रांच 4,70,000, ऐसा कैसे हो गया सर? मजे की बात देखिए, ये कॉस्ट पे, जब इसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करेंगे ना तब पता चलेगा क्या होगा। आइए करते हैं इनवॉइस पे कन्वर्ट। गुड्स सेंड टू प्राइस कॉस्ट पे है तो इनवॉइस पे कितना होगा, ऊपर में रेट दिया हुआ 33 1/3, तो हम लोग 3,60,000 का 3,60,000 में 133% अगर मार दें तो आ जाएगा। 3,60,000 का 133.33% कितना होगा, कोई बताएगा हमको? नहीं सर, हम लोग तो नहीं बताएंगे, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, मालूम है हमको। कितना हो रहा है? 4,80,000। 4,80,000, ठीक है 80,000। 4,80,000, ध्यान से सुनना। सर इनवॉइस प्राइस हो रहा है 4,80,000 और वो रिसीव किया है 4,70,000, तो गुड्स इन ट्रांजिट 10,000। 10,000। यहाँ से हम लोगों को गुड्स इन ट्रांजिट मिल गया।
तो ये हो गया गुड्स सेंड 4,80,000, गुड्स रिसीव 4,70,000, तो 10,000 जो हो गया ये हो गया मेरा गुड्स इन ट्रांजिट। और गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री तो हम लोग जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम लोग कर लेंगे इस सम्स में। बाकी और कुछ क्या था सर, आइए देखते हैं। कैश सेल का कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटर्न फ्रॉम डेटर हम लोग अभी अभी सीखा सर। रिटर्न फ्रॉम डेटर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाय स्टॉक बाय ब्रांच डेटर अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड का हम लोग को मालूम है, बैड डेट मालूम है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मालूम है, चेक डिसऑनर्ड भी हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांच एक्सपेंसेस, स्टॉक एट ब्रांच, ब्रांच डेटर, तो ये होमवर्क है सर, इसमें कुछ दम नहीं था इस सम्स में। बस एक ही चीज़ क्या था नया इसमें कि गुड्स इन ट्रांजिट आपको निकालने आना चाहिए था, वो गुड्स इन ट्रांजिट आप निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं सर, अभी भी हम लोग के पास 7 मिनट बचा हुआ है। क्वेश्चन 6 में आ रहा है। क्वेश्चन 6 में एक नया चीज हो जाएगा, क्या होगा सर वो देखते हैं। सारा कुछ डेटा दिया हुआ है, ट्रांसफर हो रहा है कॉस्ट प्लस 50% में, ठीक है। क्या क्या बनाने बोला है वो देख लेते हैं हम लोग। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब बनाने बोला है सर, ठीक है, बना देंगे। स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है सर, कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका क्या काम है। जब दिया है तो बनाना होगा, कुछ करना होगा, कुछ तो मिसिंग फिगर होगा। गुड सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे है। सेल कैश और क्रेडिट दोनों दे दिया। नॉर्मल लॉस का सर हम लोग को मालूम है क्या करना है, नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं करना होता, ठीक है। नॉर्मल लॉस को हर मेथड में इग्नोर करना होता है। अब नॉर्मल लॉस का काम होता है, नॉर्मल लॉस का कुछ काम नहीं होता, ठीक है। बैड डेट दिया हुआ है 200। सेल रिटर्न सर, सेल रिटर्न हम लोग को मालूम है, सेल रिटर्न टू ब्रांच का क्या करना है सर, क्या करना होता है। डेटर अकाउंट में सर क्रेडिट सेल का होता है टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो सेल रिटर्न का हो जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, कैश रेमिटेड बाय टू एचओ, ये नया चीज़ आ गया। कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। स्टॉक और डेटर दिया सर, ये 3 येलो चीज़ कैश का डिटेल दिया है सर। हमको यहाँ तक लग रहा है नहीं, ये 3 येलो चीज़ से हमको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट, और उससे हमको शायद कुछ मिसिंग फिगर मिलेगा और उससे फिर मेरा सम्स बनेगा। सर अभी कैश अकाउंट को छोड़ देते हैं, हम लोग अपना नॉर्मल स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। सर सामने आपका स्टॉक अकाउंट दिख रहा होगा सर, ये मुंबई ब्रांच स्टॉक अकाउंट होगा, ब्रांच अकाउंट नहीं होगा। ब्रांच अकाउंट तो मेथड 1 में बनता है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, मुंबई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सर आप अपना भी करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। फोर 5 6 ये हो जाएगा ब्रांच स्टॉक एडजस्ट। स्टॉक अकाउंट किया हुआ है वाह, सही है भाई, सब तो किया ही हुआ। ब्रांच स्टॉक अकाउंट होगा सर, यहाँ पे मुंबई कोई ब्रांच है ही नहीं, तो मुंबई को मिटा दीजिए, ऊपर से कॉपी हो गया था। चलिए स्टॉक अकाउंट में क्या होगा सर, ओपनिंग स्टॉक 20,000, ये कॉस्ट पे है ना, तो हम लोगों को कॉस्ट प्लस 50 करना है। तो ये कॉस्ट प्लस 50 कितना हो गया, 20,000 का 150%, 30,000 हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है सर, इसका काम हो गया 20,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है सर, 27,000, ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो ये ऐसे ही लिखना है हमको, 27,000 हम वैसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सर गुड्स सेंड टू ब्रांच 99,000, तो 99,000 गुड्स सेंड टू ब्रांच का एंट्री हो गया। सेल में कैश सेल का एंट्री हो जाएगा 27,000 बाय बैंक करके कैश सेल, और क्रेडिट सेल का एंट्री हो जाएगा बाय ब्रांच डेटर करके, तो बाय ब्रांच डेटर करके क्रेडिट सेल का एंट्री होगा। नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री का जरूरत नहीं है। उसके बाद सेल रिटर्न हो रहा है, तो जब सेल हुआ था, क्रेडिट सेल हुआ तो सर तो क्या लिखा था, बाय ब्रांच डेटर
सेल रिटर्न होगा तो टू ब्रांच डेटर, तो ये हो गया टू ब्रांच डेटर। अल्टीमेटली एक्सपेंसेस ये मेरा ब्रांच का अकाउंट खत्म हो गया, स्टॉक अकाउंट खत्म हो गया, स्टॉक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ गया 1000 रुपया, वो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जाएगा। अब आते हैं डेटर अकाउंट। सर डेटर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग दिया हुआ है, डेटर का क्लोजिंग दिया हुआ है, और क्या हो जाएगा सर डेटर का क्रेडिट सेल हो जाएगा यहाँ पे, बस यहाँ पे डेटर का बैड डेट है, सेल रिटर्न है, और कुछ नहीं है सर। तो डेटर का कितना आइटम है, एक, यहाँ से दो, यहाँ से तीन, यहाँ से चार, और ये हो गया 5। चलिए सर डेटर देख लेते हैं। सर हम लोग डेटर का अकाउंट जो बना रहे हैं नीचे, ये देखो, ओपनिंग डेटर लिख दिया, क्लोजिंग डेटर लिख दिया, ये हो गया क्लोजिंग डेटर। उसके बाद बैड डेट लिख दिया 200। ब्रांच स्टॉक क्यों लिखा सर, क्योंकि ये रिटर्न हुआ था, ब्रांच स्टॉक मतलब रिटर्न। ब्रांच कैश क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, ये क्रेडिट सेल था 79,000, ये हमको पता था, सारा कुछ पता था। ये मेरा आ गया बैलेंसिंग फिगर 63,800, कितना आ गया 63,800, अपना हो गया ब्रांच डेटर कंप्लीट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होगा, सारा लोडिंग अनलोडिंग करेंगे सर, जितना भी लोडिंग अनलोडिंग है वो सारा कर देंगे। लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद सर ये 1000 रुपया जो स्टॉक अकाउंट का बैलेंस था वो आ गया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 35,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रांच पीएल पे ट्रांसफर कर देंगे, और जितना भी एक्सपेंसेस हुआ उसको माइनस करेंगे। सर एक एक्सपेंसेस हम लोग को पता नहीं है कहाँ से आया, पेटी कैश क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं था, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी सारा एक्सपेंसेस हमको पता है कहाँ से आया। सर ये 200 रुपया बैड डेट था, और ब्रांच एक्सपेंसेस 10,000 रुपया है, ये ऊपर में लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। सर एक्सपेंसेस 10,000 रुपया ये लिखा हुआ है, और 200 बैड डेट था, तो सर ये वाला आइटम हम लोगों का क्लियर है, ये वाला आइटम हम लोग का क्लियर है, और ये वाला आइटम हम लोग का क्लियर है। ये तो 15,000 बैलेंसिंग फिगर है। सर ये 9,800 कहाँ से आया, ब्रांच पेटी एक्सपेंस। सर ये जो ऊपर में 3 येलो है ना, ये 3 येलो को यूज करके आपको कैश अकाउंट बनाना होगा। चलिए सर कैश अकाउंट बनाते हैं, यहीं पे बना रहे हैं। सर ये कैश अकाउंट बोलिए, बैंक अकाउंट बोलिए, एक ही बात है, जितना भी कैश बैंक का ट्रांजैक्शन है लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 5,000, सब जिंदा है, ये चला गया, जिंदा है सब। ओपनिंग बैलेंस 5,000, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस BD। सर ब्लू पेन यूज कीजिए, ब्लू पेन, और यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस CD। तो सर ये येलो वाला का काम हो गया 5,000, और ये क्लोजिंग बैलेंस है 6,000। ओपनिंग क्लोजिंग हम लिख दिए, बाकी जो भी कैश का आइटम है वो हमको लिखना पड़ेगा। चलिए एक एक करके लिखते हैं, क्या क्या आइटम है देखते हैं, उसके बाद काम करते हैं। ये येलो वाला काम हो गया ओपनिंग का, ये येलो वाला काम हो गया क्लोजिंग का। कैश रेमिटेड टू HO, अब हेड ऑफिस को पैसा दिए हैं, कौन दिया, ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा दिया है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, यहाँ पे आएगा पैसा चला जा रहा है, बाय HO लिखना चाहिए। सर बाय HO नहीं लिख के आप HO का बैंक भी लिख सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट से, अपना बैंक अकाउंट से HO का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख दिया बाय बैंक HO, ब्रैकेट में लिख दिया। सर ये मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, ये HO का बैंक अकाउंट है, अपने बैंक से अपने बैंक में नहीं कर रहे, अपने बैंक से HO का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, 80,000 रुपया, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग ऐसी है, तो ये जितना भी येलो का काम था सारा हो गया। और कुछ है सर येलो का, नहीं सर और कुछ नहीं है। तो अब हमको अपना काम करना है। सर कैश का और कुछ एंट्री होगा, हाँ सर होगा, क्योंकि स्टॉक में हम लोग जब आएंगे तो स्टॉक में देखो यहाँ पे बाय बैंक है 27,000, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू ब्रांच स्टॉक 27,000, बाय बैंक 27,000, तो टू ब्रांच स्टॉक 27,000। ये 27,000 क्या है, कैश सेल से पैसा आया। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे टू कैश सेल लिखते, लेकिन हम लोग को यहाँ पे टू ब्रांच स्टॉक लिखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग ब्रांच स्टॉक में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। उसी हिसाब से क्रेडिट सेल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू ब्रांच डेटर। ब्रांच डेटर से कलेक्शन कितना हुआ है वो डेटर में मिल जाएगा हमको।
63,800 ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर हुआ कैश अकाउंट, तो ये 63,800 चला गया। और मेरे ख्याल से कोई पैसा मेरा गया नहीं है, जो पैसा था सारा कुछ हो गया था। ठीक है, सब कुछ हम ऑलमोस्ट लिख दिया है। सर क्या हुआ सर, मेरे पास 5,000 रुपया था, 27,000 रुपया कैश सेल करके आया, 63,800 डेटर से कलेक्ट किया, 80,000 रुपया मेरा एचओ को वापस कर दिया और 6,000 रुपया मेरा बैलेंस है। तो अब हमको बैलेंस करके इससे निकालना होगा कितना बैलेंस आ रहा है। दोनों साइड का जब हम टोटल किया तो ये हो जाएगा 95,800 और ये हो गया 95,800। मेरा 9,800 का बैलेंस आ जा रहा है इस तरफ। वो गोल चक्री कहाँ गई आगे, 9,800 का बैलेंस आ जा रहा है। सर ये 9,800 का खर्चा हुआ है, इस साइड में जितना भी पेमेंट करते हैं वो आता है, एचओ को पेमेंट किया, 6,000 रुपया बचा हुआ है, इस साइड में पैसा आया है। तो सर ये 6,000 रुपया बचा हुआ, तो ये 9,000 रुपया 9,800 कहाँ चला गया होगा? तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 9,800 पेटी एक्सपेंसेस हुआ होगा। क्या हुआ होगा? पेटी एक्सपेंसेस हुआ होगा 9,800। तो यही 9,800 जो बैलेंसिंग फिगर आया है मेरा कैश अकाउंट से, वही 9,800 हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पेटी एक्सपेंसेस करके 9,800। और आप लोग नीचे देखिएगा तो नीचे मेरा कैश अकाउंट बनाया गया है और उसमें मेरा बैलेंसिंग फिगर 9,800 आया हुआ है। तो इसमें कैश अकाउंट बनाना था और कुछ नहीं बनाना था। सर कैश अकाउंट में क्या किया आप? ओपनिंग बैलेंस लिखे, क्लोजिंग बैलेंस लिखे, एचओ को जो पैसा दिए वो लिखे, कैश सेल करके जो पैसा आया वो लिखे, क्रेडिट सेल करके जो पैसा आया वो लिखे, और अल्टीमेटली बैलेंस किए तो 9,800 आपका पेटी एक्सपेंसेस हो गया। ये पेटी एक्सपेंसेस को आप पीएल में ले जाके 9,800 चार्ज कर दिए और अल्टीमेटली आपका 15,000 प्रॉफिट आ गया। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये सम्स नहीं समझ में आया हो? हम टाइम सेव करने के लिए बनाया नहीं है, आप लोग एक बार घर पे बनाएंगे तो क्लियर होगा। सबको समझ में आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हमको पूरा क्लियर रहता है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन 7 करा नहीं रहे, होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, क्यों होमवर्क दे रहे? क्योंकि जनरल का क्वेश्चन है, तो जनरल का क्वेश्चन है, इजी है वो। ठीक है, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना, तो ये आपका होमवर्क है, ध्यान से करना। क्वेश्चन 8 भी होमवर्क दे रहे हैं। सर हम सोल्यूशन देना होगा ना तुम लोग को, 2018 जनरल का है ना, सोल्यूशन देना होगा। हम आंसर बता देते हैं 7 8 का सबका। क्लास खत्म हो गया, ऑफिशियली छुट्टी दे रहे हैं। दो 2018 ऑनर्स नहीं, जनरल है ना, MS आनंदा इलेक्ट्रिकल, 37,200, 27,200, 136, 1004, 124, 131, 600, 4,800, 6,000, 21,600, 1011 60। चलो आंसर लिखो। ब्रांच स्टॉक का बैलेंस होगा ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर जिसको हम लोग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, 4,800 आएगा। 4,800 शॉर्टेज होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। शॉर्टेज मतलब क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। क्या क्या बनाने बोला था? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, यही दो तो बनाने बोला। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस आएगा 18,280। 18,280। और नोट हम लोग लिखेंगे, सिंस इस क्वेश्चन में ब्रांच पीएल बनाने नहीं बोला है, तो हम लोगों का जो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वही मेरा नेट प्रॉफिट है, वही मेरा नेट प्रॉफिट है।
बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये CU BCom ऑनर्स 2018 का क्वेश्चन है, इसका भी होमवर्क दे देते हैं। तुम लोग पता है, तुम लोग अपना क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना, सबसे पहला क्वेश्चन ब्रांच का रहेगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट इसका 3 मार्क्स है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इसका 3 मार्क्स है, ब्रांच डेटर अकाउंट इसका 2 मार्क्स है, और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका भी 2 मार्क्स है। इस तरीके से आपको 10 मार्क्स मिलेगा। आंसर बता रहे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है आपका, उसका बैलेंसिंग फिगर है 1 लाख, सॉरी उसका बैलेंसिंग फिगर हो रहा है 11 लाख। तो इस क्वेश्चन में हमको शायद शॉर्टेज वगैरह दे दिया होगा, टोटल दे दिया, कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, टोटल अमाउंट डिपॉजिट, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच दे दिया, एक्सपेंसेस पेड दे दिया। डेटर का हमको शायद 1 2 3 4 1 2 3 4 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट IP, ये कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? फिनेक्स लिमिटेड, ये फिनेक्स ही है ना। 80,000, 1,60,000, उसके बाद 3,00,000, 7,50,000, उसके बाद 9,80,000, गुड्स रिटर्न 20,000 और एक्सपेंसेस पेड 56,000, फिर 13,7,, 10,000 होगा, 13,7,, 10,000 और गुड्स सेंड टू ब्रांच IP। ये सम्स हम बनाएंगे तुम लोग के लिए, ये होमवर्क देने लायक सम्स नहीं है, ये अच्छा सम्स है। 19 ये होमवर्क में दे सकते हैं। ये सब तुम लोग ट्राई करना, तो 19 ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, ज़्यादा कुछ है नहीं, 19 ट्राई करना। 19 का होमवर्क दे देते हैं, ये 2019 का ऑनर्स है ना, एक बार देखते हैं। SKG एंड कंपनी, आंसर ये भी हमको बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा समझो। चलो ठीक है, कहानी खत्म, आज का क्लास ओवर कर रहे हैं। आज का क्लास में हमको जहाँ तक याद है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किए थे, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम बनाएंगे, 7 तक गए। तो हम लोग 6 क्वेश्चन किया है, जो कि आज का एक क्लास के हिसाब से अच्छा है। जनरली हम लोग 2-3 ही करते थे। नेक्स्ट क्लास में हम ये सम्स को, ये मेथड को ख़त्म करेंगे, जो कि हम लोग का वेडनेसडे होगा, और फिर हम थर्ड मेथड स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ देके थर्ड मेथड ख़त्म करेंगे, और फिर एक और क्लास लेंगे तो ब्रांच ख़त्म हो जाएगा। तो ऑफिशियली हम लोगों का क्लास ओवर हो रहा है। आज का आप लोगों को नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।